The Great Rat Race Escape. From Wage Slavery to Wealth. Book by M.J. DeMarco. Introduction. अगर आप एवरेज लोगों की एडवाइस को मानेंगे जो खुद एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको भी उनके जैसा सेम रिजल्ट मिलेगा। आप भी एक एवरेज और परेशानियों से भरी जिंदगी जिएंगे। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी का इंतजार करते हुए मंडे से फ्राइडे तक रोज 9 से 5 बजे तक काम करते हैं। अपने वीकेंड्स को वह नेटफ्लिक्स देखते हुए या वीडियो गेम्स खेलते हुए बिताते हैं। वह पैसों की बचत करते हैं और एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट जीने की उम्मीद रखते हैं। ज्यादातर लोगों को उम्मीद होती है कि इन सभी चीजों का फल 50 सालों के बाद जरूर मिलेगा। हालांकि वह अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक ऐसे जॉब को करते हुए बिता देते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। रिटायरमेंट के लिए जिन पैसों को उन्होंने बचाया था उसे एंजॉय कर पाने के लिए उस समय तक वह बूढ़े हो जाते हैं। अपने परिवार, दोस्तों, कलीग्स और सड़क पर अनजान लोगों को देखें। क्या कोई भी मीनिंगफुल काम कर रहा है? क्या कोई भी ऐसा है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर परेशान नहीं है? क्या कोई अपना ड्रीम कार चला रहा है? आपका जवाब शायद ना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कल्चर आज्ञा मानने और एवरेज होने के स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। जब आप बच्चे थे तभी से बड़ों ने आपको सिखाया कि आपको पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए और कॉलेज डिग्री भी लेनी चाहिए। फिर आपके पास एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए जिसमें आपको हर महीने सैलरी मिलती हो। उसके बाद आप अपना टैक्स भर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और घर या कार खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। सोसाइटी हमें यह भी बोलती है कि हमें हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखना चाहिए। इसी को रैट रेस कहते हैं, यानी चूहों की तरह सब एक दूसरे से होड़ करने में लगे हुए हैं। हम सभी चूहों की तरह हैं जो हर रोज दौड़ते रहते हैं। कई सालों तक ऐसा चलता ही रहता है, जब आखिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया है। यह समरी आपको बताएगी कि आपको इस रेस से बाहर कैसे निकलना है। इस बुक के ऑथर के मुताबिक ऐसा गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन या स्टॉक मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर किया जा सकता है। द इकोनॉमिक रिलीजन प्रिंसिपल। इस रैट रेस को दुनिया का इकोनॉमिक रिलीजन भी कहा जाता है। हम सभी इसका हिस्सा हैं। हो सकता है कि आप एक शॉपिंग करने वाले चूहे होंगे या फिर सेविंग्स करने वाले चूहे होंगे। शॉपिंग करने वाले चूहे ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि अगर वह लेटेस्ट कपड़े, गैजेट और कार जैसी चीज़ों को खरीदेंगे तो उन्हें खुशी, इज्जत और संतुष्टि का एहसास होगा। वहीं सेविंग्स करने वाले चूहे ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि पैसे बचाने से और कई सालों तक उसे इन्वेस्ट करने से वह अमीर बन जाएंगे। शॉपिंग करने वाले चूहे हर वीकेंड पैसा खर्च करते हैं और एंजॉय करते हैं। वहीं सेविंग्स करने वाले चूहे पैसों को खर्च नहीं करते और इंतजार करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इसका फल मिलेगा। किसी भी तरीके से दोनों ही चूहे इकोनॉमिक गुलाम हैं। हमारा परिवार, स्कूल, मीडिया और गवर्नमेंट हमें सिखाते हैं कि हमें पढ़ाई और काम में बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमें टैक्स भरना चाहिए, फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए और रूल्स को मानना चाहिए। हम इकोनॉमिक रिलीजन को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि हम असल में गुलाम हैं। बचपन से ही हमें एक स्क्रिप्ट सिखाई जाती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। उस स्क्रिप्ट का मतलब है स्कूलिंग, कंज्यूमरिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरेंस, प्रोमिसेस और टैक्सेशन। स्कूलिंग, कंज्यूमरिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरेंस, प्रोमिसेस एंड टैक्सेशन। जो लोग स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते उन्हें ऐसा करने के नतीजे का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को ले लीजिए जो कॉलेज नहीं गया और उसके बजाय उसने कार ठीक करना, एयर कंडीशन इंस्टॉल करना और टॉयलेट साफ करना सीखा, या फिर एक कॉलेज से ग्रेजुएट हुए इंसान को ले लीजिए जिसने कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई नहीं किया बल्कि अपना बिजनेस शुरू किया। चलिए ऐसे शुरुआत करके स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब होता है स्कूलिंग। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आपको मंडे से फ्राइडे तक स्कूल जाने के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि आप 65 साल के होने तक मंडे से फ्राइडे काम पर जा पाएं।
स्कूल हमें इन्फॉर्मेशन को याद करना और रिपीट करना सिखाता है और साथ ही यह हमें अथॉरिटी को फॉलो करना भी सिखाता है। स्कूल जाने से आप इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि आप काम करने के लायक हो जाते हैं, लेकिन इतने स्मार्ट नहीं बन पाते कि आप उन लोगों पर सवाल उठा पाएं जो आपसे काम करवाते हैं। दूसरा, सी का मतलब है कंज्यूमरिज्म। बचपन में जब आपको लेगोस या बार्बी डॉल जैसे नए खिलौने मिलते थे तो आप खुश हो जाते थे। टीनेज में आने के बाद आपके खिलौनों के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे कि बाइसाइकिल्स या स्मार्टफोन ज़्यादा महंगे होते हैं। एडल्ट बनने के बाद आप तब खुश होते हैं जब आप घर, कार या कोई अप्लायंसेज खरीदते हैं। हालांकि आप जिन चीज़ों को खरीदते हैं उन्हें सिर्फ वीकेंड्स पर ही एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि हफ्ते के बाकी दिनों में आप उनके पैसे भरने के लिए कमाने में बिजी रहते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा घर हो, लेकिन आपको अगले 30 सालों तक उसके लिए पैसे भरने हैं और साथ ही हर साल एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है। अगला, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडल्ट होने के बाद आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन, गिरवी रखी हुई चीज़ें, कार के पेमेंट, आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह। आप इनसे दूर नहीं भाग सकते क्योंकि स्क्रिप्ट की आप पर मजबूत पकड़ होती है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ काम करने के लिए, अपने बिल्स भरने के लिए और फिर मर जाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसके बाद का मतलब है इग्नोरेंस। स्कूल और यूनिवर्सिटी हमें अमीर बनना और अपनी आज़ादी पाना नहीं सिखाती है। अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस कैसे शुरू करना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करना है, ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती हैं। हमें बॉक्स से बाहर निकलकर सोचना और अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता है। इसके बजाय हमें घर से लेकर स्कूल में और काम पर भी सिर्फ अथॉरिटी की बात मानना सिखाया जाता है। पी का मतलब है प्रॉमिसेज। इकोनॉमिक रिलीजन प्रॉमिस करता है कि अगर हम कॉलेज की डिग्री को पूरा कर लेंगे तो हमें हमारे सपनों का जॉब मिल जाएगा। यह प्रॉमिस करता है कि अगर एक बार आप उस लेटेस्ट कार या स्मार्टफोन को खरीद लेंगे तो उसके बाद से आप खुश रहेंगे। यह प्रॉमिस करता है कि अगर आप अपनी सेविंग्स को 40 या 50 सालों के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक मिलियनेयर बन जाएंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैसों को छापते रहती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। आखिर में टी का मतलब होता है टैक्सेशन। जब आपको आपकी सैलरी मिलती है तब आप टैक्स भरते हैं। जब आप खाना या दूसरी बेसिक ज़रूरत के सामान खरीदते हैं तब भी आप टैक्स भरते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट पर होने वाली कमाई में से भी आप टैक्स भरते हैं। आप अपने घर के लिए भी हर साल टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको अपने खानदान से कुछ मिलता है तब भी आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। अब क्या आप नहीं मानते कि ये रैट रेस सच में होता है? क्या आप इससे बाहर नहीं निकलना चाहते? अगर आप इस स्क्रिप्ट को खत्म कर पाएं और खुद को आज़ाद कर लें तो कैसा रहेगा? दी अनस्क्रिप्टेड स्ट्रैटेजी। कर्ट सियरवोगेल एक साइक्लिस्ट हैं जो हर रोज़ लंबी दूरी तक साइकिल चलाते हैं। 2016 में उन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा मीलों की दूरी तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। कर्ट 9 जनवरी 2016 तक 76,076 मील की दूरी तय कर चुके थे। ऐसा उन्होंने हर रोज़ 208.43 मील साइकिल चलाकर किया था। कर्ट को इतना ज़्यादा समय कैसे मिलता था? इसका जवाब है कि वह एक एंटरप्रेन्योर थे। कर्ट उन 1% लोगों में आते थे जो अनस्क्रिप्टेड होते हैं, यानी जो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। यह उन एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जिन्होंने ज़मीन से शुरुआत करके अपने बिजनेस को बनाया है। उनमें पक्का इरादा, ओपन माइंडेडनेस और सीखने की इच्छा होती है। इन एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ली और उन्हें एक सही मकसद मिल गया। उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, अपने समय पर पूरा कंट्रोल है और अपने पैशन को फॉलो करने की एबिलिटी भी है। इसका उल्टा 99% लोग वर्किंग क्लास को दिखाते हैं। एम्प्लॉयीज, टैक्सी ड्राइवर, टीचर्स और यहाँ तक कि डेंटिस्ट भी इस 99% में आते हैं। आप इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं और उन 1% अनस्क्रिप्टेड लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको इन 3 लेवल्स में ग्रेजुएट होना होगा। इन्हें 3 तरह के अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। पहला टाइप है
अनप्लग्ड अनस्क्रिप्टी। यह तब होता है जब आप आखिरकार अपने 9 to 5 जॉब से ऊब जाते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की ठान लेते हैं। ये वैसा ही है जब नियो मैट्रिक्स से अनप्लग हो गया था और उसने वह लाल गोली खा ली थी। इसमें आपको इस रैट रेस के बारे में पता चल जाता है और अब आप इसका हिस्सा बने रहने से इनकार कर देते हैं। दूसरा टाइप है फास्ट लेन अनस्क्रिप्टी। अवेयर होने के बाद आप एक्शन लेने की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने में कुछ साल लगेंगे। यह इस प्रोसेस का हिस्सा है। फास्ट लेन अनस्क्रिप्टी होने का मतलब है कि आखिरकार अब आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल है और अब आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जिन्हें पाने का आपने हमेशा से सपना देखा है। तीसरा टाइप है लिबरेटेड अनस्क्रिप्टी। ऐसा तब होता है जब आपके बिजनेस से इतने ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ता है। आप अभी भी काम पर जाते हैं, लेकिन यह आपकी अपनी मर्जी होती है। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आप चैरिटी या दूसरी कंपनी जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपना खुद का फाउंडेशन शुरू किया है। वह बीमारियों से लड़ने और गरीब बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने पर फोकस करते हैं। वहीं इलॉन मस्क के पास स्पेसएक्स है और रिचर्ड ब्रांसन के पास वर्जिन गैलेक्टिक है। जब आप एक लिबरेटेड अनस्क्रिप्टी होते हैं तब आप 24/7 कमाते रहते हैं। आप पर कोई कर्ज नहीं होता है और आप कभी भी कितने भी वेकेशन पर जा सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा होता है और अपने चुने हुए प्रोजेक्ट्स से आपको किसी को खुश नहीं करना होता है। इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम यह है कि आपके पैसे स्टॉक मार्केट के क्रैश होने या किसी इकोनॉमिक रिसेशन यानी मंदी के आने के रिस्क पर चले जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस समय इन्वेस्टर्स को शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने शेयर बेचने नहीं चाहिए क्योंकि समय बीतने के साथ स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर आप अपने पैसों हारने के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप ऑथर एमजे डेमार्को की एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। आपको वॉल स्ट्रीट पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहिए और अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहिए। कुछ एंटरप्रेन्योर्स कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी मिलियनेयर बन गए थे। अनस्क्रिप्टेड 1% में शामिल होने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको एवरेज 99% लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। ऐसा करने का तरीका ये समरी आपको बताएगी। दी प्रॉफिट लोकस स्ट्रैटेजी। आप पैदा हुए तब से ही इस रैट रेस में फंसे हुए हैं और आपका माइंडसेट भी एक चूहे के जैसा है जो हर रोज चीज पाने के लिए दौड़ भाग करता रहता है। लोकस माइंडसेट के लिए इस्तेमाल किया जाना वाला दूसरा शब्द है। आपको वेज लोकस और सैलरी लोकस से आगे बढ़कर प्रॉफिट लोकस की तरह जाना ही होगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके पास वेज लोकस होता है। दूसरे आसानी से आपकी जगह ले सकते हैं क्योंकि आपके स्किल्स एवरेज होते हैं। आप बार बार जॉब बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हर घंटे के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। इसमें आप पैसों के बदले अपना समय देते हैं। आप फास्ट फूड क्रू, कैशियर, डिलीवर राइडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ऑफिस क्लर्क वगैरह हो सकते हैं। आपकी कंपनी आपको सिस्टम के एक ऐसे कंपोनेंट की तरह समझती है जिसकी जगह किसी और को भी रखा जा सकता है। ठीक वैसे ही आप भी ऐसे जॉब ढूंढते रहते हैं जहां आपको ज्यादा पैसे मिलें। अगर कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा पैसे देती है तो आप तुरंत उस मौके का फायदा उठा लेते हैं। अगर आप एक डेंटिस्ट या इंजीनियर के जैसे प्रोफेशनल हैं तो आपके पास सैलरी लोकस होता है। आपके पास एक स्पेशल स्किल होती है जिसे आपको हर साल अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो आप एक ही सैलरी पर अटके रहेंगे। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्किल्स सीखनी होंगी। प्रोफेशन लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके हर साल अपनी सैलरी बढ़ाने का गोल रखते हैं। एम्प्लॉयज के साथ अगर चीजें सही न हो तो चांसेज हैं कि वह गरीब हो जाएंगे, वहीं अगर प्रोफेशंस के साथ चीजें सही न हो तो वह एवरेज बन जाएंगे। अब चलिए प्रॉफिट लोकस की तरफ बढ़ते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट होता है। ये वैल्यू क्रिएटर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के नेट परसीव्ड वैल्यू के जरिए कमाते हैं।
प्रॉफिट वह दूसरा शब्द है जो नेट परसीव्ड वैल्यू या एनपीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोडक्शन में लगे खर्चे और कस्टमर से मिलने वाली वैल्यू के बीच का अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप एक नया गैजेट बनाते हैं जिसे लॉन्च करने में $20 लगेगा। लोग इसके लिए $50 देने को तैयार हैं। इस तरह आपको $30 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए आपका प्रॉफिट, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप लोगों को जो वैल्यू दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हमेशा और भी बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। द एसिमेट्रिक रिटर्न स्ट्रैटेजी। इस बुक के ऑथर के होमटाउन में एक छोटा सा फैशन बुटीक था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ उस स्टोर में गए थे। एमजे डेमार्को ने उसकी मालकिन, जो एक बुजुर्ग औरत थी, उनसे पूछा कि क्या उनका कोई ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट है। उन्होंने ना में जवाब दिया और उन्हें उम्मीद थी कि एमजे डेमार्को उन्हें ऑफर देंगे कि वह उनके लिए एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बना देंगे। यहाँ भले ही उस बुजुर्ग औरत का अपना एक बुटीक था, लेकिन फिर भी वह रैट रेस में फंसी हुई थी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बहुत बेकार था और उनकी कैलकुलेशन भी देखा जाए तो अच्छी नहीं थी। मान लीजिए कि उस छोटे से बुटीक में हर हफ्ते 100 लोग आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो उस स्ट्रीट से पैदल जा रहे होते हैं या अपने कार से वहां से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि उस औरत का कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, इस वजह से उनके पास कभी 1000 या 10,000 कस्टमर्स नहीं आ सकते। अगले महीने या अगले साल तक भी वह इस नंबर तक नहीं पहुंच सकती हैं। वह बुटीक कभी $2 मिलियन या $5 लाख तक भी नहीं कमा सकता है। वह औरत एक बिजनेस चला रही है, लेकिन अभी भी वह रैट रेस जैसी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है। एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में बदलाव लाना मुश्किल होता है। असली एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि सक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उन्हें ज्यादा वैल्यू देने पर डिपेंड करती है। इस तरह आपको एसिमेट्रिक रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिससे हर प्रोडक्ट पर आपको $25 का प्रॉफिट होता है और हर रोज उसके 50 पीस बिकते हैं। इस तरह आप 11 साल में $5 मिलियन कमा पाएंगे। आप स्केल या मैग्नीट्यूड के जरिए सेल कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है कि आप कितनी यूनिट्स बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप 10 मिलियन फ़ोन केस बेचते हैं, जिसमें आपको हर केस पर $1 का प्रॉफिट होता है, तो आप $10 मिलियन कमा लेंगे। स्केल इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। वहीं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का असर कितना है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप 1000 ब्रॉन्ज की मूर्तियां बेचते हैं, जिसमें आपको हर एक पर $10,000 का प्रॉफिट होता है, तब भी आपके पास $10 मिलियन होंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्केल कई लोगों को टारगेट करता है, वहीं मैग्नीट्यूड कम लोगों को टारगेट करता है। किसी भी तरह से आपका बिजनेस मॉडल ब्रिलियंट होना चाहिए। मैथ्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नहीं तो भले ही आप 24/7 काम करें, तब भी आप मिलियनेयर नहीं बन सकते। एक एफिशिएंट सिस्टम के बिना आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। द वैल्यू मैरिज स्ट्रैटेजी। वैल्यू 5 टाइप के होते हैं। पहला है ट्रू वैल्यू यानी असली वैल्यू। यह आपके प्रोडक्ट द्वारा दिया जाने वाला वो वैल्यू है जो तब मिलता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं और वो आपकी प्यास बुझा देता है, या आप कोई बुक खरीदते हैं और उसे पूरी पढ़ते हैं। दूसरा है यूटिलिटी वैल्यू। यह इस पर बेस्ड है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपने जो बुक खरीदी थी उसे आप पूरा नहीं पढ़ पाए। उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपने उसे पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि आपको उसमें बताए गए आइडियाज पर भरोसा नहीं था। वहीं अगर आप इस समरी की ओरिजिनल बुक द ग्रेट रैट एस्केप को पूरा पढ़ लेते हैं और उसके लेसन को अप्लाई भी करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू उस बुक के ट्रू वैल्यू से मैच करेगी। तीसरा टाइप है रिलेटिव वैल्यू। इसका मतलब होता है मार्केट में आपके कंपटीटर्स के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के लिए,
मान लीजिए कि आप टी शर्ट बेचते हैं। हालांकि कई मिलियन दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी वही सेम काम करते हैं। अगर आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ अलग नहीं होगा तो आप रिलेटिव वैल्यू में फेल हो जाएंगे। चौथा टाइप है सरप्लस वैल्यू। यह तब होता है जब आप कोई कमोडिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं और दूसरों से कम दाम ऑफर करने के लिए लड़ते हैं। जब सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को चुनते हैं जिसका दाम सबसे कम होता है। आखिरी टाइप है परसीव्ड वैल्यू। इसका मतलब होता है आपके प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू और साथ ही आपकी मार्केटिंग। इसमें आपके प्रोडक्ट के साथ उसकी लेबलिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड, मैसेज वगैरह शामिल होते हैं। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में उनकी परसीव्ड वैल्यू की वजह से उसे खरीदते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि आप मार्केटिंग करते वक्त जो वादा करते हैं, आप वैसा ही प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। स्कैमर्स यानी धोखेबाज लोग बहुत ज्यादा देने का प्रॉमिस करते हैं और बहुत कम डिलीवर करते हैं। आप उनके जैसा नहीं बनना चाहेंगे। आपको ट्रू वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने का गोल रखना चाहिए। आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से हटकर होना चाहिए। आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जो वादा किया था उसे वैसा ही डिलीवर करना चाहिए और अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। द वैल्यू स्क्यू स्ट्रैटेजी। जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ ऑप्शंस में से चूज करते हैं। आपके मन में एक वैल्यू कंपटीशन चलता रहता है जिसमें आप उन क्वालिटीज को चुनते हैं जिसकी आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप टोटला चिप्स का एक बैग खरीदना चाहते हैं, तब आपके मन में क्वालिटीज की लिस्ट आ जाती है। जैसे एक बैंड $0.89 सस्ता है, एक बैंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे ब्रेड ने नॉन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। एक बैंड ने कैनोला तेल का इस्तेमाल किया है, वहीं दूसरे ने एवोकाडो के तेल का इस्तेमाल किया है। एक बैंड में मेन इंग्रेडिएंट कॉर्न था, दूसरे में कसावा था। एक ब्रांड के पैकेजिंग पर जोक लिखा हुआ था, वहीं दूसरे का पैकेज डिजाइन ज्यादा कलरफुल था। हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को चुनें जिसमें नॉन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। अगर ऐसा है तो फिर वह क्वालिटी आपके लिए उसके दाम या पैकेजिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको किसी नए गैजेट को डिस्कवर करने की या नए सोशल मीडिया नेटवर्क को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू स्क्यू कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज जोड़ सकते हैं। अगर कोई कस्टमर अपने हेल्थ का ध्यान रखने वालों में से है तो वह नॉन टोटला चिप्स चुनेगा। वहीं अगर वह एनवायरनमेंट के बारे में सोचने वाला होगा तो वह उस प्रोडक्ट को चुनेगा जिसकी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल होगी। आपके प्रोडक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज हो सकती हैं। प्राइमरी क्वालिटीज में प्रोडक्ट के फीचर्स, कलर, डिजाइन, रॉ मटेरियल और उसका प्राइस शामिल होते हैं। वहीं सेकेंडरी क्वालिटीज में प्रोडक्ट की मार्केटिंग शामिल होती है। इसमें कंपनी की स्टोरी, शिपिंग बटा रिटर्न की पॉलिसी, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट रिव्यूज, सोशल मीडिया प्रेजेंस शामिल होते हैं। सबसे अच्छा या सही प्राइस होने के कई फायदे हैं। हालांकि कस्टमर्स मेनली प्रोडक्ट के इमोशन अपील की वजह से उसे खरीदते हैं। यह इससे जुड़ा होता है कि उस प्रोडक्ट की वजह से उन्हें कैसा महसूस होता है या वो ब्रांड किस चीज में विश्वास करता है। कुछ प्रोडक्ट्स जिनका इमोशन अपील ज्यादा होता है वह ज्यादा प्राइस की डिमांड कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एप्पल, फरारी और लुई विटो। वैल्यू स्क्यू एक तरीका है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर्स से हटकर दिखाते हैं। इसके लिए आपको दो या दो से ज्यादा क्वालिटीज को पॉजिटिव तरीके से स्क्यू करना होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट में 4 या 4 से ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज मिलाकर बेचते हैं तो आप कई प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। दी फास्टलेन स्ट्रैटेजी। जब इस बुक के ऑथर एमजे डेमार्को ने शुरुआत की थी तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन से बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहिए। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या आपका आइडिया काम का है या फिर क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। आपको चिंता इसलिए होती है क्योंकि आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। इसके अलावा आपको यह भी पता नहीं है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा भी या नहीं। इसी वजह से एमजे डेमार्को ने फास्टलेन स्ट्रेटजी बनाया था।
यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। फास्टलेन स्ट्रेटजी 5 फैक्टर्स से मिलकर बना है जिन्हें सेंस कहा जाता है। इसमें हर लेटर एक प्रिंसिपल को दिखाता है। सी का मतलब है कंट्रोल, जिसका मतलब होता है कि आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। यह खुद अपने दम पर स्मूथली चलना चाहिए, भले ही आप हो या न हो। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक सिस्टम स्मूथ और एफिशिएंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि अमेजॉन आपके सेलर अकाउंट को कैंसिल कर देता है और आपके पास अमेजॉन के अलावा कोई दूसरा ऑनलाइन स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो आपके सेल्स बंद हो जाएंगे। यह कंट्रोल खोने का एक एग्जाम्पल है। अगला, ई का मतलब होता है एंट्री। इसका मतलब है कि अगर किसी टाइप के बिजनेस में एंटर करना आसान है तो वहां आपको मौके भी बहुत कम मिलेंगे। जिस बिजनेस में एंटर करना ज्यादा मुश्किल होता है वहां मौके भी ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। अपने शहर के उन दुकानों के बारे में सोचें जो एक जैसे सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हो सकता है कि कोई नया ट्रेंड आया हो या फिर रॉ मटेरियल खरीदना आसान हो। क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी बिजनेस दूसरों से बेहतर कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ही कंपटीटर्स हों फिर भी वह मिलियन में पैसे कमा पाएगा? फास्टलेन स्ट्रेटजी में अगला प्रिंसिपल है नीड। इसका मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करता है? क्या वो यूनिक है या क्या उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन अपील है? अपने फेवरेट बैंड के बारे में सोचें। कई लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वह नीड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगला, टी का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब है कि आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आप कितने घंटे काम करते हैं। आपको शुरुआत से ही बिजनेस का एक स्मूथ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि अगर आप वहां नहीं रहें तब भी वह अच्छे से चलता रहे। आप वेकेशन पर जा पाएं और अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकें और उस समय भी आपके बिजनेस में ढेर सारे सेल्स होते रहें। मैकडॉनल्ड्स या वॉलमार्ट के बारे में सोचें। इन बिजनेसेज में हर जगह एक सिस्टम है जिसे एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स को हर रोज फॉलो करना पड़ता है। सैम वॉल्टन, जो वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने जब अपना पहला स्टोर खोला था तब एक मैनुअल लिखा था। इसमें सभी रूल्स और गाइडलाइंस शामिल थे जिन्हें वॉलमार्ट में फॉलो करना जरूरी था ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। आखिर में, सेंस का आखिरी लेटर है एस, जिसका मतलब है स्केल। यानी आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से रेप्लिकेट यानी दोहराया जा सकता हो। अगर आपका सिस्टम अच्छे से चलता है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पहले स्टोर को परफेक्ट बनाना होगा ताकि आप उसकी फ्रेंचाइजी बना सकें और उसके दूसरे ब्रांच खोल सकें। आपका गोल सेंस के इन 5 प्रिंसिपल्स को अचीव करने का होना चाहिए। यह आपकी सक्सेस को पक्का करेगा। अगर आपके पास सारे सेंस होंगे तो आप 1% अनस्क्रिप्टी में से एक बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आपने अपने रेस्टोरेंट में सेंट को तो अप्लाई कर लिया है लेकिन एस यानी स्केल की कमी है। तो फिर आपको इम्प्रूव करना ही होगा ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। दी स्मॉल विन स्ट्रैटेजी। एमजे डिमार्को को अपने रीडर्स की तरफ से हमेशा ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उन्हें बताते हैं कि मेरे पास 3 बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सेंस के प्रिंसिपल्स को पूरा नहीं करता है। पहले वाले में एंट्री की कमी है, दूसरे में स्केल की कमी है और तीसरे में एंट्री और स्केल दोनों की कमी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि ये ऐसे लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वह कभी अपने बिजनेस के आइडियाज को ट्राई नहीं करते हैं। आपको मार्केट से जुड़ना चाहिए या लोगों को चीजें सेल करना शुरू करना चाहिए। जो लेसन्स आप अपने पहले कस्टमर से सीखेंगे वो आपको इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ने में और बेहतर मौके पाने में आपकी मदद करेंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको छोटी छोटी जीत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह आपकी पहली कमाई होती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपने एक थ्रिफ्ट स्टोर से एक एंटीक आइटम खरीदा और फिर उसे साफ करके अपग्रेड कर दिया।
फिर आपने उस आइटम को बेच दिया और आपको $50 का प्रॉफिट हुआ। या फिर आप पेंट करके कुछ बना सकते हैं और अपने आर्टवर्क को etsy.com पर बेच सकते हैं। दूसरा आइडिया है कि आप अपने आस पड़ोस के कचरे के डिब्बों को साफ करने का ऑफर दे सकते हैं, जहां पर आप हर एक डब्बे को साफ करने के $15 ले सकते हैं। यह छोटी छोटी जीत है। अगर आपको बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले छोटे छोटे जीत से शुरुआत करनी चाहिए। आपको बाहर निकलना चाहिए और उसे ट्राई करना चाहिए। आपको अपने कस्टमर्स को ढूंढना चाहिए और उनके साथ जुड़ना चाहिए। शुरुआत में ही सेंस के सारे प्रिंसिपल्स को अचीव करने की उम्मीद न रखें। पहला कदम बढ़ाएं। अपनी पहली छोटी जीत को पाने के लिए और छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ न कुछ करें। एक बार जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तब आप एक एक करके सेंस को अपना गोल बना सकते हैं। दी मार्केटिंग टाई ब्रेकर प्रिंसिपल। मान लीजिए कि आपने एक सुपर कूल गैजेट बनाया है जिसकी कीमत मिलियंस में है। हालांकि 3 और लोगों ने भी आपके गैजेट से मिलते जुलते गैजेट बनाए हैं। आप सभी के पास सेम फीचर्स, फायदे, डिजाइन हैं। तो अब आप अपने कंपटीटर्स से कैसे जीत सकते हैं? सभी चीजों के बराबर होने के बावजूद भी आप एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके सबसे अलग बन सकते हैं, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट का परसीव्ड वैल्यू बनाता है। यह आपके प्रोडक्ट का सब इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि मार्केटिंग में प्रोडक्ट का लेबल, इमोशन, स्टोरी, आपको कन्विंस करने वाले एड, जिन्हें नज़रअंदाज न किया जा सकता हो, ऐसे हेडलाइन और स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल्स जैसी क्वालिटीज शामिल होती हैं। मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट में ये सभी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो अगर आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप किसी ऐसे इंसान को हायर कर सकते हैं जिसमें इससे जुड़ा टैलेंट हो। यहाँ तक कि सबसे सिंपल प्रोडक्ट भी शानदार मार्केटिंग के जरिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छी मार्केटिंग से अच्छे एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको सीखना होगा कि अच्छे से मार्केटिंग कैसे करनी है। कुछ भी सीखा जा सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग बुक्स पढ़ सकते हैं और एक्सपर्ट्स से सीख सकते हैं। जिस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग की जाती है वह कई कंपटीटर्स से आगे निकल जाती है। द डन किल्स डाउट प्रिंसिपल। कुछ साल पहले एमजे डेमार्को का पहला बिजनेस ग्रो कर रहा था। उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत थी और इसलिए उनकी मां उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय बन गई। वह उन अकाउंट्स को संभालती थी जिसमें डेमार्को के बिजनेस के पैसे आते थे। उनकी मां को उनके कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में अच्छे से पता था। उन्हें डेमार्को पर डाउट था, क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही बोलते रहते थे कि वह अमीर हो जाएंगे। उनकी मां उन्हें सपोर्ट करती थी लेकिन प्रैक्टिकल भी थी। एक दिन उन्होंने कैलकुलेट किया कि डेमार्को के सारे इनवॉइस को मिलाकर टोटल $1 लाख हो रहा था। इसका मतलब था कि उनका बिजनेस इतने पैसे कम रहा था। उनकी मां हैरान हो गई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने डेमार्को पर डाउट करना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद उन्होंने एक ही चेक में अपनी मां के सारे उधार को चुका दिया। सच्चाई यह है कि कोई भी आपके प्लान और सपनों की परवाह नहीं करता है। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में पोस्ट करें तो आपके सोशल मीडिया के दोस्त उस पोस्ट को लाइक कर देंगे, लेकिन असल में लोग बहुत शक्की होते हैं। वह आप पर डाउट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि आप पागल हैं। अगर आप ऑनलाइन अनाउंस करते हैं कि आपको प्रमोशन मिल गया है तो हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन अगर आप यह अनाउंस करेंगे कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने वाले हैं तो आपको बस नेगेटिव रिएक्शंस मिलेंगे। आपके परिवार के लोग और दोस्त कहेंगे कि आपके बिजनेस का आइडिया कभी काम नहीं करेगा। लोग बोलेंगे कि कोई भी 30 की उम्र में मिलियनेयर नहीं बनता है, या जितने बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से 95% फेल हो जाते हैं। आप खुद पर डाउट करने के लिए उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको खुद को साबित करना होगा। लोग आप पर भरोसा तभी करेंगे जब आप उनके घर पर फरारी लेकर जाएंगे जिसे आपने कैश देकर खरीदा है। वह आप पर तभी भरोसा करेंगे जब आप अपने बिजनेस के बहुत तेजी से आगे बढ़ने की वजह से अपने कजिन्स को हायर करेंगे। इसलिए हर डाउट को खत्म करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे।
अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग रैट रेस में होते हैं वह आपको पीछे खींचते रहेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा ना करने दें। बस आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। द हंटिंग ग्राउंड स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होने के लिए आपका बिजनेस जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के मार्केट साइज को टैम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी कहा जाता है। अगर आपका टैम बड़ा होगा आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। इसे पानी के सोर्स की तरह समझें। आप अपने शहर में मौजूद कस्टमर्स को तालाब से कंपेयर कर सकते हैं। आपके स्टेट में आपके जितने कस्टमर्स मौजूद हैं उन्हें आप लेक से कंपेयर कर सकते हैं। एक नदी आपके देश में आपके जितने कस्टमर्स हैं उन्हें दिखाता है, वहीं एक समुद्र पूरी दुनिया में आपके जितने कस्टमर्स हैं उन्हें दिखाता है। एमजे डिमार्को का कहना है कि जितना बड़ा स्कोप होता है उतना बेहतर होता है। आपके बिजनेस का टैम पता करने के लिए 3 सवाल हैं। पहला, अगर जियोग्राफी की प्रॉब्लम न हो तो कितने लोगों को आपके प्रोडक्ट में वैल्यू दिखेगी? दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वह है तुम यानी टोटल अनरीचेबल मार्केट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आपके तुम में दुनिया के वो सभी लोग आएंगे जिन्हें इंडियन खाना पसंद है। वहीं आपके टैम में आपके शहर के लोग होंगे क्योंकि आपका रेस्टोरेंट सिर्फ उन तक ही पहुंच सकता है। दूसरा सवाल है कि अगर आपका तुम आपके टैम के जितना सेम नहीं है तो आपको क्या बदलने की या इम्प्रूव करने की जरूरत है? क्या आपको एक ऑनलाइन स्टोर या फ्रेंचाइजी की जरूरत है? क्या आपको अपने बिजनेस मॉडल को बदलने की जरूरत है? तीसरा सवाल है कि क्या आप अपने टैम तक पहुंच सकते हैं? एमजे डिमार्को कहते हैं कि शुरुआत में छोटी ऑडियंस के मुकाबले बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना बेहतर होता है। याद रखें कि तुम का मतलब होता है टोटल अनरीचेबल मार्केट, वहीं टैम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो यह होगा कि आपके इंडियन रेस्टोरेंट के कई ब्रांच या फ्रेंचाइजीज हों। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन इंडियन हर्ब्स और मसाले बेच सकते हैं। आप एक इंडियन कुकबुक भी बेच सकते हैं और उसे पूरी दुनिया में शिप करवा सकते हैं। इस तरह आपके ऊपर अपने तुम की वजह से कोई लिमिट नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल है एमजे डिमार्को की पब्लिशिंग कंपनी। वह अमेरिका के बाहर के पब्लिशर्स को बुक के लाइसेंस बेचते हैं। वह उनकी बुक्स को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बेच देते हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते। डिमार्को की दुनिया भर में 30 से भी ज्यादा फॉरेन पब्लिशर्स के साथ पार्टनरशिप है। इसलिए आपको बड़ा गोल रखना चाहिए और बड़े टैम को टारगेट बनाना चाहिए। यही एसिमेट्रिक रिटर्न्स पाने का तरीका है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर जियोग्राफी या दूसरी बाउंड्रीज की कोई लिमिट नहीं होती है। एक इंडियन रेस्टोरेंट हर साल $42,000 तक कमा सकता है, लेकिन जो कंपनी दुनिया भर में इंडियन मसाले बेचती है वह हर महीने $42,000 कमा सकती है। द 3 स्ट्रैटेजी। 3 स्ट्रेटजी साइंटिफिक मेथड से बनाया गया है। इसमें 3 है: एक्ट, एसेस और एडजस्ट। बिजनेस ट्रायल एंड एरर मेथड पर डिपेंड करता है। एक्ट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, किसी नई स्ट्रेटजी को ट्राई करना या किसी नए बिजनेस को शुरू करना। इसमें आप एक स्टेप उठाते हैं और देखते हैं कि लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कपड़ों के बिजनेस में हैं। आप एडवर्टाइजिंग में $500 खर्च करते हैं लेकिन आपकी सेल 0 रहती है। अगला स्टेप है एसेस करना। आपका ऐड काम नहीं आया, इसलिए आपको इसकी वजह पता करनी होगी। क्या आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है? क्या आपके ऐड में कोई गलती है? क्या आपकी वेबसाइट असरदार नहीं है? क्या आपको अपने ब्रांड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने टारगेट मार्केट के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है? आखिर में आपको एडजस्ट करना होगा। अब आपको प्रॉब्लम और उनकी वजहों के बारे में पता है तो अब आपको उसके सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका ऐड इसलिए फेल हो गया क्योंकि वह आपके टारगेट मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। तो आप फिर से एक्शन लेते हैं और रिजल्ट को एसेस करते हैं। आप नई स्किल्स सीखने, ऑनलाइन रिसर्च करने या बुक्स पढ़ने जैसी एडजस्टमेंट करते हैं।
आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक आखिर में आप एक सेल नहीं कर लेते। 3 स्ट्रेटजी रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको इम्प्रूव करते रहना होगा। सेल्स होने के बाद आपका अगला सवाल हो सकता है कि मेरे वेबसाइट पर कन्वर्जन रेट कम क्यों है या कुछ कस्टमर्स रिफंड क्यों मांग रहे हैं। 3 स्ट्रेटजी की वजह से हो सकता है कि आप जो बिजनेस चाहते थे उससे कुछ अलग हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह हुई थी। पेपैल ईबे यूजर्स के लिए एक पेमेंट मेथड की तरह शुरू हुआ था। रिजल्ट्स आपको जहां ले जाते हैं वहां जाने से आपको खुद को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप एक्शन लेते रहेंगे, एसेस करते रहेंगे और एडजस्ट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। हमेशा फीडबैक को सुनें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आपको मार्केट के डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। दी फॉरगिवनेस प्रिंसिपल डेव डान एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं। वह पहले एक अपराधी और ड्रग एडिक्ट थे। 2005 में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम डेव्स किलर ब्रेड है। उनके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक आटे के ब्रेड है जिसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेव अपने जैसे एक्स अपराधियों को हायर करते हैं। जिंदगी में लोगों को दूसरा मौका देना उनके बैंड का हिस्सा है। डेव ने अपने नेगेटिव बैकग्राउंड की वजह से अपनी जिंदगी को खराब नहीं होने दिया। वह दूसरे अपराधियों को जॉब पाने में और बेहतर फ्यूचर बनाने में मदद करते हैं। 2015 में एक बड़ी कंपनी ने डेव्स किलर ब्रेड बैंड को $275 मिलियन में खरीद लिया था। डेव अभी भी ब्रेड बेचते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। उनकी कहानी माफ करने के प्रिंसिपल को साबित करती है। लोग आपके बैकग्राउंड की परवाह नहीं करते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी उन्हें जरूरत है तो वह आपसे जरूर खरीदेंगे। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं। अपने मन के अंदर उस आवाज को न सुनें जो कहती है कि आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कुछ वैल्यूएबल बेचना होगा। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप यंग हैं या बूढ़े, गरीब हैं या कम एजुकेटेड हैं, गे हैं, काले हैं या इंट्रोवर्टेड हैं। वह सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और इसके लिए मुझे कितना पैसा देना होगा। इसलिए बहाने बनाना बंद करें। उस वैल्यू के बारे में सोचें जो आप लोगों को दे सकते हैं। आपके आस पड़ोस में किस चीज की कमी है? लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आप इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना चुनना होगा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। कंक्लूजन। आपने रैट रेस के बारे में जाना। आपने उस स्क्रिप्ट के बारे में जाना जिसे हम फॉलो करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्कूलिंग, कंज्यूमरिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरेंस, प्रोमिसेस और टैक्सेस। आज़ाद होने के लिए आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। आपने उन अनस्क्रिप्टेड 1% लोगों के बारे में जाना। अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सेंस फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। सेंस का मतलब होता है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। अपना पहला सेल करने के लिए छोटी छोटी जीत से शुरुआत करें। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल करें। आपने टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट और तुम यानी टोटल अनरीचेबल मार्केट के बारे में जाना। आपके ऊपर जियोग्राफी या दूसरी वजहों से कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। एसिमेट्रिक रिटर्न्स पाने का यही तरीका है कि आप ऊंचा गोल रखें। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए इंटरनेट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आपने 3 स्ट्रेटजी के बारे में जाना जिसका मतलब होता है एक्ट, एसेस और एडजस्ट। अपने फेलियर और कस्टमर्स के फीडबैक से आपको सीखना चाहिए। हमेशा खुद को और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते रहें। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, भले ही आप कोई भी हों। अगर आपके पास एक असरदार सॉल्यूशन होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये रही एमजे डिमार्को की आखिरी टिप। लोग अक्सर उनसे बुक रिकमेंड करने के लिए पूछते रहते हैं। इसके जवाब में वह कहते हैं कि उन्हें ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो और भी ज्यादा सक्सेसफुल होने में उनकी मदद करे। यह सिर्फ बिजनेस बुक्स के लिए अप्लाई नहीं होता है।
आपको ऐसी बुक्स भी पढ़नी चाहिए जो आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। जिंदगी भर सीखते रहने वाले इंसान बने। जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वह बुक्स में और इंटरनेट पर मिल सकती हैं। इसलिए जो भी चीज़ आपको प्रोग्रेस करने में और आगे बढ़ने में मदद करती है उसे पढ़ें। इस समरी में आपने आखिर जान लिया कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें। उम्मीद है कि अब आप आज़ाद होने और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के मौकों का फ़ायदा उठाएंगे।